सुप्रभात हमारे जितने भी हिंदी पाठक हैं, साथियों, दोस्तों, सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन प्रश्नोत्तरी लेकर के दोस्तों उपस्थित हुए हैं और इसमें आज हम लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एक बेहतरीन प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। जो भी हमारे हिंदी पाठक हैं, किसी भी कीमत पर उदास परेशान तनाव में ना रहें, अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहें। दोस्तों, टीजीटी और बीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, अप्रैल के पहले आयोग किसी भी कीमत पर नहीं करा पाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं की सूची को संपादकों से आपको सम्मिलित करना है। दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी पत्रिकाएं हैं और ये संपादक के नाम है। ठीक है। भारत मित्र जो है इसका जो प्रकाशन हुआ था 1 जनवरी, नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1835। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता। नोट करना दोस्तों, ठीक है, कलकत्ता। इसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद। कौन थे? बाल मुकुंद। ठीक है, इसके संपादक थे बाल मुकुंद थे। और इसके बाद अंबिका दत्त वाजपेयी दूसरे संपादक कौन थे? अंबिका दत्त वाजपेयी। नोट करना, अंबिका दत्त वाजपेयी। ये सब प्रश्न बन रहे हैं, वाजपेयी। दोस्तों, नोट करना, ये भारत मित्र क्या है? पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1835, कलकत्ता। दूसरी हमारी पत्रिका है हिंदी प्रदीप। ठीक है दोस्तों, हिंदी प्रदीप जो हमारी पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1877, भारतेंदु। नोट करना, 1877, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमारे आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसका जो प्रकाशन होता था दोस्तों, प्रयागराज। कहाँ से होता था? प्रयागराज। नोट करना, कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक इन्होंने इसका संपादन का कार्य किया। दो हमारे विकल्प क्लियर हो गए। भारत मित्र, हिंदी प्रदीप। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका को दोस्तों नोट करिए। और 1883 कानपुर, 1883 कानपुर से प्रकाशित होती थी। नोट करना, ये सब प्रश्न बना देता है आयोग। जिस परीक्षा के लिए आप लोग परेशान हैं, वहीं से प्रश्न बना लेगा। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। और ये 1883 में कानपुर से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा किसकी है? कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नोट करना। और ये 1877, कवि वचन सुधा 1867। ठीक है, कवि वचन सुधा जो है 1867 में प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी। कहाँ से होती थी? काशी। नोट कर लीजिएगा इसको। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1867, काशी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, कहाँ से होती थी? 1883 कानपुर। भारत मित्र पत्रिका जो है 1 जनवरी 1835, कलकत्ता। और इसके संपादक हमारे कौन थे? बाल मुकुंद और अंबिका दत्त व्यास। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है किसकी है? हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप है 1877, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको आपको मैच कराना था। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है। और ये कौन है? हमारे लाला श्रीनिवास दास हैं। ये हमारे श्री लाला निवास दास हैं। परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु। कब? 1882। और इसको अंग्रेजी उपन्यास, जो अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, यानी कि अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना था? आर.सी. शुक्ला ने माना था। किसने माना था? आर.सी. शुक्ला। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो लाला श्रीनिवास दास हैं, परीक्षा गुरु, इनका उपन्यास है 1882। और इसको अंग्रेजी ढंग के हिंदी का पहला उपन्यास आर.सी. शुक्ला ने माना था। ये कौन है? हमारे श्रद्धाराम फुलौरी। क्या है इनका? भाग्यवती। क्या है उपन्यास? भाग्यवती। ठीक है, क्या है? भाग्यवती, 1877। और इसमें कहाँ का वर्णन है? पंजाब का वर्णन है। कहाँ का वर्णन है?
पंजाब का वर्णन है। तो जिन्होंने सी ऑप्शन किया है ये हमारे कौन है, हरिओज जी हैं। इनके भी उपन्यास है अधिखिला फूल और अधिखिला फूल है, और एक उपन्यास दोस्तों इनका और है अधिखिला फूल, और एक उपन्यास नहीं याद आ रहा है हमें, अधिखिला फूल, अधिखिला फूल, और दूसरा है दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ, नोट करना, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका है हरिओज जी के दो उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल, इनका जो क्या है प्रिय प्रवास है, क्या है प्रिय प्रवास, क्या है महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। और इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है, किस रस का, करुण रस का प्रयोग किया गया है। और इसके नायक नायिका कौन है, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है। तो दोस्तों यह सब प्रश्न ही बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज है, इनके दो उपन्यास हैं अधिखिला फूल और अधिखिला फूल है और ठेठ हिंदी का ठाठ है। इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास है, इसमें 17 सर्ग हैं। इस सर्ग में किस रस का प्रयोग किया गया है, प्रमुख रूप से करुण रस का। और इसके नायक नायिका कौन है, राधा और कृष्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक प्रश्न पढ़ाने का मतलब है कितने सारे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। आप लोग कहते हो कि हमें जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक के नाम से किस हिंदी कवि ने किया। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक के नाम से किस, इसको किया था, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, श्रीधर पाठक, ठीक है। इसने क्या था, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है। दोस्तों देखिएगा दो रचनाएं यहाँ पर हैं, सतरंगिणी, बुद्ध और नाचघर, और अगला है एकांत गीत और प्रभात फेरी। अगला ये दूसरे पेज पर चला गया था। यहाँ पर पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है इनमें कौन सी रचना बच्चन जी की नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, नोट करना, सतरंगिणी, बुद्ध और नाचघर। अगला विकल्प है एकांत गीत और प्रभात फेरी। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है दोस्तों, जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, ठीक है। और प्रभात फेरी है किसका, ये है प्रभात फेरी है किसका, प्रभात फेरी दोस्तों ये है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी है किसका, ये है प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा का, नरेंद्र शर्मा का है, नोट करना। ये प्रभात फेरी किसका है, नरेंद्र शर्मा का है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा प्रभात फेरी। और भी इनकी रचनाएं हैं, प्रवासी गीत है, नोट कर लीजिएगा प्रवासी गीत, ठीक है। ये भी नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं, प्रवासी गीत हो गया। और मिट्टी, मिट्टी मिट्टी का घर, मिट्टी का घर, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई। बेसिकली प्रश्न है, या तो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है रामचरितमानस की रचना कितने वर्ष में हुई, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक, बेहतरीन प्रश्न आपके लिए, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, हरिशंकर परसाई। ये क्या थे, व्यंग्यकार थे, क्या थे, व्यंग्यकार थे, ठीक है। ये तो क्या थे, व्यंग्यकार थे। और इन्होंने निंदा रस भी लिखा है, क्या लिखा है, निंदा रस, निंदा रस लिखा है कक्षा 12 में, ठीक है। ये कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है निंदा रस, निंदक नीरे राखे आनंद की छवाई। तो वैष्णव की फिसलन ये हरिशंकर परसाई का क्या है, ये बिल्कुल ये व्यंग्यकार थे और इन्होंने निंदा रस भी लिखा है कक्षा 12 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम, ठीक है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम, औचित्य संप्रदाय किसका है दोस्तों, इसका विकल्प थोड़ा सा कहाँ चला गया, चलो इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं। अलका, नोट करना यहाँ पर, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं।
तो अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो अलका चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त की हैं। ठीक है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त की हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 8वां सर्ग नाटक के रचयिता। 8वां सर्ग, जो हमारा 8वां सर्ग नाटक के रचयिता हमारे कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। दोस्तों नोट करना, कौन है हमारे? सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, जो हमारे सुरेंद्र वर्मा है, ये हमारे 8वां सर्ग नाटक के रचयिता हमारे कौन है? सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, सुरेंद्र वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ये तो बिल्कुल बेसिकली प्रश्न भी मैंने इसके पहले भी बताया था। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, परीक्षा गुरु इसका है लाला श्रीनिवास का, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1882 है। अगला है अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य, जिन्होंने डी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, आचार्य शंकुक। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है, अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य शंकुक है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या है? अजनबीपन एलिनेशन, अजनबीपन एलिनेशन की अवधारणा का संबंध किससे है? आधुनिकता हो गया, यथार्थवाद हो गया, और उसके बाद अस्तित्ववाद हो गया। तो जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ये आलवार भक्त हैं, इनकी संख्या 12 है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद, महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह किसका कथन है? क्या कथन है? जिन्होंने बी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है ना, प्रश्न दिख रहा है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, इसको मिलान करना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसको आपको देखना है। ठीक है, हरिशंकर परसाई, ठीक है, यह है शिशुवेद है कुबेरनाथ का, मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, और हरिशंकर हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई जो यहाँ पर है, जीप पर सवार इलियास, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां रचना दोस्तों किसकी है? ये शरद जोशी की है। किसका है? शरद जोशी, यह रचना है शरद जोशी की। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हरिशंकर परसाई, जीप पर सवार इल्लियां, यह रचना हरिशंकर परसाई की नहीं, किसकी है? शरद जोशी के। बाकी सारे ऑप्शन ए बी और डी सब सही हैं। ठीक है, आत्मनेपद अज्ञेय की रचना है। ठीक है, चलते हैं अगले विकल्प पर, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए और बी और सी है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? दोस्तों बिल्कुल ये उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। और किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा। किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की रचना है। क्या मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा है। क्या है? उपन्यास विधा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, करें रस सिद्धांत के लेखक का नाम आपको बताना है। यहाँ पर रस सिद्धांत के जो हमारे लेखक हैं, रस सिद्धांत के लेखक, जिन्होंने दोस्तों ए ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था, लिखा नहीं था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रस सिद्धांत के लेखक का नाम हमारे हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगले प्रश्न चलते हैं, बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चित्तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग, प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, चित्तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया? किस आचार्य ने किया? कौन सा है? चित्तुरंग न्याय की अवधारणा। दोस्तों नोट करना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए।
बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। भट्ट नायक। क्या है? चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया? आते हैं अगले प्रश्न पर। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है? अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन, ठीक है, किस किस पर? ये जो शैव मत है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, किस दर्शन पर आधारित है? जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, शैव मत पर है। किस पर है? शैव मत पर है। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन या काव्य शास्त्र के प्रश्न है। काव्य शास्त्र के प्रश्न है। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? और दोस्तों अलंकार है। उपमा रूपक, उपमा प्रतीप और उपमा उत्प्रेक्षा। डी ऑप्शन नीचे है लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। उपमा व्यतिरेक है, ये उपमा व्यतिरेक है। इन्हीं तीन में से एक ऑप्शन सही है। और जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर उपमा की परिभाषा है जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति, जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु की जो तुलना है वो किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा होता है। और इसका उल्टा क्या होता है? प्रतीक होता है। क्योंकि यहाँ पर उपमा, उपमेय को क्या किया जाता है? लज्जित किया जाता है। प्रतीक अलंकार में उपमेय को प्रतीक अलंकार में उपमेय को लज्जित किया जाता है, ठीक है। उपमेय को क्या किया जाता है? लज्जित किया जाता है। तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। उपमा का उल्टा क्या होता है? प्रतीक अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को लज्जित किया जाता है। और उपमा अलंकार की परिभाषा आप जान ही लो, जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसका उल्टा क्या होता है? प्रतीक अलंकार। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल छाट छाट के हमने बनाया है। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? काव्य शास्त्र का प्रश्न है। जो हमारे तैयारी कर रहे हैं बालक बालिका, ध्यान दीजिएगा। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग, तो रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आचार्य कुंतक ने किया था। किसने किया था? आचार्य कुंतक ने किया था। दोस्तों नोट करना, रीति के लिए यहाँ पर जो प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। रीति के लिए रीति के लिए यहाँ पर नोट करना, रीति के लिए जो प्रश्न है यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, समय आपको हम देखें 20 सेकंड। टफ प्रश्न है दोस्तों, टफ प्रश्न है। मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था? ट्रिक लिखाया था। ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। क्या ट्रिक लिखाया था? प्रविश कुमके कीर्ति। आओ देखते हैं। प्रविश 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 कुमके प्रविश कुमके कीर्ति, ये तो हमारी हो गई कीर्ति मैम, ठीक है। ये हमारी कीर्ति चौधरी हो गई, जो हमारे तीसरे तार सप्तक की एकमात्र महिला हैं, एकमात्र महिला हैं। और यहाँ पर प्रा से हमारे हो गए प्रयाग नारायण। कौन हो गए? प्रयाग नारायण। बी से हमारे हो गए विजय देव नारायण शाही। सा से हमारे हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। याद करना, प्रा से हमारे हो गए प्रयाग नारायण, ठीक है। वी से हमारे हो गए विजय देव नारायण शाही। सा से हमारे हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कु से हमारे हो गए कुंवर नारायण। मा से हमारे हो गए मदन वात्स्यायन। और के से हमारे हो गए केदारनाथ। तो तीन कवि यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गई, और एक मैडम भी हो गई। ये 6+1 हो गया। 6+1 7 कवि हैं। तो यहाँ पर तीसरा तार सप्तक का है, मैंने टिक बनाया था प्रविश कुमके कीर्ति। चारों तार सप्तक का मैंने टिक बना दिया है। प्रा से हमारे हो गए प्रयाग नारायण। बी से हमारे हो गए विजय देव नारायण शाही। सा से हमारे हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कु से हमारे हो गए कुंवर नारायण। मा से हमारे हो गए मदन वात्स्यायन। और के से हमारे हो गए केदारनाथ। इसे हमारे हो गए कीर्ति चौधरी, जो कि एकमात्र महिला है। इस प्रकार से आपको ये हमारे तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अष्टाप की स्थापना कब हुई थी? इस बेसिकली प्रश्न है, इसका मतलब क्लियर होगा जिन्होंने बी ऑप्शन किया, तो राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक क्या है भाई? अर्ध कथानक या क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। अर्ध कथानक ये आत्मकथा है, इसको ध्यान दीजिए। ये आत्मकथा है, ठीक है। अर्ध कथानक ये आत्मकथा की विधा है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से किससे ब्रजभाषा का विकास हुआ है। नोट करना यहाँ पर, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, किससे हुआ है। ये क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश है। क्या है ये, सौरसेनी अपभ्रंश है। इससे किसका विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। किसका हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अब इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। पहला हमारा हो गया ब्रजभाषा, पहला हमारा हो गया ब्रजभाषा, ठीक है, पहला हमारा हो गया ब्रजभाषा। दूसरा हमारा हो गया खड़ी बोली। क्या हो गया, खड़ी बोली, नोट करिएगा, खड़ी बोली, बार बार प्रश्न बनाता है। तीसरा हमारा हो गया जो हमारा बुंदेली है। क्या है, बुंदेली है, ठीक है, बुंदेली हमारा हो गया। और अगला हमारा हो गया बुंदेली के बाद हमारा हो जाता है कन्नौजी। क्या हो जाएगा, कन्नौजी। और इसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं हरियाणवी। क्या कहते हैं, हरियाणवी, हरियाणवी, या हम जिसको बांगरू भी कहते हैं, बांगरू के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से, बांगरू के नाम से। तो यहाँ पर इतने सारे प्रश्न बन गए। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा हो गई, ठीक है, जो कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती है ब्रजभाषा। खड़ी बोली हो गई, जिसको खड़ी बोली को कौरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्या ने कौरवी बोली का नाम दिया। बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, हरियाणवी और बांगुरी, इसका नाम बांगुरी भी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। गा अक्षर का उच्चारण स्थान, ये स्थान है दोस्तों, स्थल नहीं है, चलो स्थल ही मान लेते हैं। गा वर्ण का, गा अक्षर का उच्चारण स्थान, तो जैसे हम ऐसे ही बोलेंगे का, ख, ग, घ, तो कंठ से हो रहा है, सीधा कंठ से है। देसिल वैना सब जन मिठा, हाँ, ये किसकी रचना है, देसिल वैना सब जन मिठा। ये बिल्कुल विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है, विद्यापति। विद्यापति हमारे आदिकालीन कवि माने जाते हैं। किस, आदिकालीन कवि माने जाते हैं। ये आदिकालीन कवि हैं और इनकी रचनाएं भी क्या है, पदावली हो गई, ठीक है, पदावली हो गई। कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, क्योंकि अवहट्ट में रचनाएं हैं। किसमें रचनाएं हैं, अवहट्ट में भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है, ये तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, किसकी वंदना की गई है। रामचरितमानस में, रामचरितमानस में, रामचरित के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है, किसकी वंदना की गई है, कर तारौ वंदे, ठीक है, किसकी वंदना की गई है, कर तारौ वंदे वाणी विनायको, किसकी वंदना की गई है, कर तारौ, है, कर तारौ वंदे, कर तारौ वंदे, है, वाणी, वाणी विनायको, वाणी विनायको। विनायको किसको कहा गया है, गणेश जी को कहा गया है। ये हमारे कौन है, गणेश भगवान है, इनको क्या कहा गया है, गणेश कहा गया है। जिन्होंने ये ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, सरस्वती और गणेश। क्या कहा गया है, कर तारो वंदे वाणी विनायको, विनायको हमारे हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में इन्हीं की वंदना की गई है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। भोजपुरी बोली नहीं है, भोजपुरी बोली नहीं बोली जाती। कहाँ नहीं बोली जाती भाई, जिन्होंने जिन्होंने ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, भोजपुरी नहीं बोली जाती, कहाँ नहीं बोली जाती, मेरठ। तो मेरठ में बोली क्या जाती है, मेरठ और दिल्ली के आसपास जो है, मेरठ और दिल्ली के आसपास क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। खड़ी बोली का ध्यान रखना। आगरा, मेरठ और दिल्ली, आगरा, मेरठ और दिल्ली के आसपास क्या बोली जाती है, खड़ी बोली, ठीक है। भोजपुरी और बाकी बनारस में भी बोली जाती है, बलिया में भी बोली जाती है, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ मात्रा में बोली जाती है। लेकिन मेरठ, दिल्ली, आगरा के आसपास भोजपुरी बिल्कुल नहीं बोली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बस आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम मिश्र बंधु ने दिया था। किसने दिया था, मिश्र बंधु ने दिया था। तो फिर दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।